हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर के अंदर होंगे। आपको पता होगा मार्केट में हम जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट इस लेक्चर में हम प्लाज्मा और जो 5th स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ये दे सकता था, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे तो और आज का सेशन जो है उसको शुरू करते हैं। बट यार एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये यार ओके, सो चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्लास 9th का साइंस का एक चैप्टर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर में कि क्या होता है मैटर, सराउंडिंग कैसे पाए जाते हैं, मैटर एज ए पार्टिकल। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस किया था, है ना। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करें, सेकेंड नहीं, फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हमने डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। देखो यार, जनरली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे अभी तक तो हमारे पास हैं, ठीक है। जनरली हम सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस को ही हम पढ़ते हैं और क्लास 9th के सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस ही है। कभी कभी पेपर टफ बनता है तो किसी टीचर का दिमाग घुमा रहता है तो वो प्लाज्मा या बोस-आइंस्टाइन के बारे में पूछ देता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। बट यार देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस को स्टार्ट करने से पहले ना हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो मैटर हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो यार, शुरू में साइंटिस्ट जो थे ना, थोड़ा से समझ रहे हो ना। सो सॉलिड के बारे में उन्होंने देखा, लिक्विड देखा, गैस देखा। सॉलिड, लिक्विड, गैस ढूंढने के बाद फिर ऐसे ही कुछ करते करते अचानक उनको प्लाज्मा नाम का एक नया मैटर मिला। प्लाज्मा क्या होता है? ये प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इज नॉट अ कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। देखो पहले ही बोल दिया है, प्लाज्मा कोई जनरल, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस जनरली हमको हर जगह दिखती है, ये मैटर हमको अर्थ पे हर जगह देखने को जनरली मिल ही जाते हैं। बट जो प्लाज्मा होता है ना, वो जनरली नहीं देखने को मिलता है। प्लाज्मा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। नेचुरली फर्स्ट टाइम प्लाज्मा को स्टडी किया गया था क्लाउड के उससे, है ना। क्लाउड और जब स्टार्स के जब हमारे सैटेलाइट्स वगैरह ऊपर जाने लगे, स्टार की स्टडी जब चालू हुई, सन की स्टडी खासकर जब चालू हुई, तब जाके प्लाज्मा के बारे में कुछ हम लोगों को पता चला था, है ना। तो देखो यार, प्लाज्मा है क्या होता है। आपके पास सॉलिड है ना, मान लीजिए आप सॉलिड ले लो, कोई भी सॉलिड ले लो, ठीक है। वाटर को ले लो, ठीक है, H2O को ले लो। आपने H2O लिया, उसको आइस के फॉर्म में लिया, उसमें आपने हीट दिया तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा और हीट दिया तो वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड, लिक्विड और ये हो गया गैस। तो वाटर, आइस को हमने जब पिघलाया तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमको दिखे। शुरू में आइस सॉलिड में था, फिर हमने हीट दिया तो लिक्विड हो गया, फिर हीट दिया तो गैस स्टेट में आ गया, है ना। गैस स्टेट में पूरा पैक्ड है, कंटेनर में पैक्ड है गैस स्टेट में। फिर हमने उस कंटेनर ऊपर से पैक्ड है, ठीक है। अब हमारा गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में हो गया। अब हमने नीचे से और हीट दिया, और देते गया 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया। जब इतना ज्यादा हमने हीट को पहुंचाया तो क्या होने लगा, जो गैस थे ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे या फिर गैस के फॉर्म में जो एटम्स थे, है ना, वो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बाहर निकलने लगे, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग क्या होता है? देखो यार, हमारा जो एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और आसपास ऑर्बिटल्स होते हैं, हमें पता है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। जब आप ज़्यादा एनर्जी, किसी एटम को ज़्यादा एनर्जी देते हो तो ज़्यादा एनर्जी की वजह से क्या होता है, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिटल से निकल के दूसरे पड़ोस वाले ऑर्बिटल में चले जाते हैं अगर हैं तो, और ऑर्बिटल नहीं है तो वो फ्री एटम्स हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल के वो फ्रीली घूमने लगते हैं। तो हम गैस को इतना ज़्यादा हीट कर दिए 3000, 4000, 6000 डिग्री सेल्सियस पे कि हमको इस कंटेनर के अंदर कुछ स्पार्क टाइप का दिखने लगा, है ना, स्पार्किंग दिखने लगी, लाइक दिस। ये देखो, बादल जैसे कड़कता है तो स्पार्किंग होता है, इस तरीके की स्पार्किंग दिखने लगी। दैट स्पार्किंग इज नोन एज प्लाज्मा। जी हाँ, यही है हमारा प्लाज्मा।
ठीक है। तो देखो प्लाज्मा इज नॉट अ कॉमन स्टेट ऑफ मैटर हियर ऑन द अर्थ बट इट मे बी द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द जेफरसन लैबोरेटरी। स्टार्स आर एसेंशियली सुपर हीटेड बॉल्स ऑफ प्लाज्मा। जो स्टार बने हैं, जो हमारा सन है, जो हमारा स्टार है, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा से ही बना हुआ है। कितना ज़्यादा गर्म होता है, उसके अंदर के जितने भी गैस है ना, वो गैस इतना ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाते हैं। तो उसी से क्या, जो स्टार हैं, जो यूनिवर्स हैं, जो निब्यूला है, ये सब हमारे प्लाज्मा से बने हुए हैं। ठीक है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाईली चार्ज पार्टिकल। क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा के अंदर हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विथ एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी। The noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon are often used to make glowing sign by using electricity to ionize them to the plasma state। ठीक है। तो जो नोबल गैसेस होते हैं, आप देखे होंगे, आप क्लास 9th में हो, क्लास आपके स्कूल में कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो प्लाज्मा बना ही देता है। क्या करता है, एक ग्लास बॉल लेता है, ग्लास बॉल लो, है ना, ग्लास बॉल के अंदर एक इस तरीके से ट्यूब डालो और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट करो, और ठीक है, और इसको इधर से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीट करो। तो अंदर जो भी गैस आपने रखा है बॉल के अंदर, कौन सा गैस, कोई भी नोबल गैस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, और इसको इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इतना ज़्यादा हीट कर दो, इतना ज़्यादा हीट कर दो कि जो एटम्स हैं, गैस के जो एटम्स हैं, उस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, एक्साइट होने लगे। इलेक्ट्रॉन्स में से, जो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो प्लस चार्ज अकेला हो जाएगा, माइनस चार्ज आसपास घूमेंगे, लाइक दिस, है ना, प्लस निकल गया, है ना, लाइक दिस। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना, इट मीन्स बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से आपको लाइटनिंग दिखेगी इस तरीके की। यही है हमारा प्लाज्मा। ठीक है। तो क्लाउड में भी आपको ये स्ट्राइकिंग देता है, ये एक्चुअली प्लाज्मा, जो बिजली कड़कती है ना एक तरीके का, वो प्लाज्मा है। कैसे? देखो जो क्लाउड होता है ना, मैं थोड़ा सा और डिटेल में प्लाज्मा को समझाता हूँ। जो क्लाउड होता है ना, जो हमारा क्लाउड होता है वो किसी एक चार्ज का रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव क्लाउड है ना। अब आसपास क्या है, क्लाउड के आसपास एयर है, क्लाउड के आसपास क्या है, एयर है, जो कि मान लो एयर के अंदर निगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स तो होंगे ही, जब ये क्लाउड इस एयर से क्रॉस करता है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, चले जाते हैं, इस प्लस अट्रैक्शन प्लस चले जाते हैं। ठीक है। अब टेम्परेचर तो आई, तो हीट होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है ना, वो इसमें से जो एक पर्टिकुलर एटम उसमें से एक्साइट करने लगते हैं। तो दैट प्लस जो एक्साइट करने से जो माइनस चार्ज निकल रहा है और प्लस चार्ज निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, ये एक चेंबर बनाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, और यही लाइटनिंग आपको दिखता है, दैट इज, ये भी एक तरीके का प्लाज्मा ही है। ठीक है। चलिए याद रखना इस चीज को। तो आई थिंक प्लाज्मा अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं अगला स्टेट्स ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये किस तरीके का मैटर है भाई, ये भी जनरली देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए भी काफी एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब जाकर ये मैटर देखने को साइंटिस्ट को मिला। ठीक है। कैसे ये मैटर बनता है पहले इसको देखते हैं, है ना। तो देखो होता क्या है, पहले अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज BEC, वाज क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन 1995 में खोजा गया था इसको, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर एंड मैग्नेट्स। एरिक कॉर्नल, कार्ल वेमेन, साइंटिस्ट एट द जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर लैब एस्ट्रोफिजिक्स इन ब्लॉन्डर, कोलोराडो, कूल्ड अ सैंपल ऑफ रूबीडियम। उन्होंने क्या किया, रूबीडियम जो एलिमेंट है ना, रूबीडियम को लिया और उसको क्या किया, ठंडा करने लगा, कोल्ड करने लगे उनको। ठीक है, विद कोल्ड करने लगे टू विथ इन अ फ्यू डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट जीरो तक, यानी -273.45 डिग्री केल्विन तक उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो तक उसको ठंडा किया। एट दिस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर होने की वजह से मॉलिक्यूलर मोशन कम्स वेरी फोर। अब हमें पता है ना, हम काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब, अगर टेम्परेचर एक प्रोपोर्शनल होता है, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे इस तरीके से।
और ठंडा करोगे तो टेम्परेचर कम कर रहे हो तो उसकी स्पीड भी कम होगी, तो वो वाइब्रेटिंग भी कम होकर और जो एटम्स होंगे वो रुक जाएंगे, उस चीज के एकदम स्लो हो जाएंगे। द एटम बिंग टू क्लम्प टुगेदर, उसके बाद स्लो होने के बाद जितने भी आसपास एटम है ना, सब एक साथ मिलकर एक सिंगल एटम बना लेते हैं, जिसको हम सुपर एटम कहते हैं। वही है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? लाइट की स्टडी करने में, क्वांटम फिजिक्स में काफी इसका हेल्प होता है। क्या? क्योंकि इसमें जो एटम्स एकदम स्लो हो चुके हैं, एक्साइटेड नहीं, स्लो होके एक सुपर एटम, जब इसमें से लाइट डालोगे ना तो लाइट की स्पीड काफी स्लो हो जाती है, तो आराम से आप लाइट की स्टडी कर सकते हो, अच्छी तरीके से लाइट को देख सकते हो, समझ सकते हो, उसकी स्टडी कर पाओगे इसकी हेल्प से, है ना। और देखो इसको अब मैं इसको फिगर की हेल्प से समझा रहा हूँ इस चीज को। तो ये देखो यहाँ पे 3 फिगर में बनाया हूँ, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 3 फिगर है। पहले फिगर में देखो हमने कोई एटम, मेनी एटम्स, यहाँ पे खूब सारे एटम्स दिख रहे हैं गैस के, या रुबिडियम, क्या रुबिडियम गैस लिया, रुबिडियम गैस को मैंने एक चैम्बर में डाला और वो इस तरीके से चैम्बर में डाला गैस को, तो गैस के खूब सारे एटम्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे एटम्स दिख रहे हैं। और टेम्परेचर देखो यहाँ पे मान लो ज़्यादा है। फिर सेकंड केस में मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया, देखो ये रेड लाइन दिख रहा है, टेम्परेचर अब इतना हो गया, टेम्परेचर को मैंने कम किया, तो कम करने से क्या होने लगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी, जिससे वो वाइब्रेट कम होने लगे और धीरे धीरे वो रेस्ट मोशन में, रेस्ट आने लगे। तो इस तरीके से वो फ्यूज्ड होना स्टार्ट हो गए, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ने लगे। हमने और ठंडा किया, एब्सोल्यूट 0 तक ठंडा कर दिया, इतना ज़्यादा ठंडा कर दिया कि जितने भी ये फ्यूज्ड, जितने भी एटम्स थे ना, सिंगल एटम, ये सब फ्यूज्ड होकर इस तरीके से फ्यूज्ड होकर एक सिंगल एटम बना दिया, जिसे हम लोग सुपर एटम भी कहते हैं। यही है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर, ठीक है, याद रखना इसको अच्छी तरीके से। नाउ अब BEC इज यूज्ड टू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स ऑन द मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने में इसका काम आता है। लाइट अपीयर टू स्लो डाउन एज इट पासेस थ्रू BEC, allowing scientists to study the particle and wave paradox, क्योंकि लाइट पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों नेचर शो करता है ना। पार्टिकल नेचर तो हमको दिख जाएगा कि लाइट आ रही है तो आसपास है, तो पार्टिकल नेचर तो देख लेते हैं हम। वेव नेचर को समझने के लिए उस लाइट को जब हम इस बोस-आइंस्टाइन सिंगल एटम से गुजारते हैं ना लाइट को, तो इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि हम उसको देख सकते हैं कि यार वो वेव के फॉर्म में जा रहा है ना। इस तरीके से लाइट की स्टडी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये था प्लाज्मा और कंडेंसेशन, 4th और 5th स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। नाउ काफी सारे यहाँ पे मैंने आपके लिए रख दिया है। यहाँ पे देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस को, इसका काफी बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, वो सीधे आता है डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले यार फिगर बना के सॉलिड, लिक्विड, गैस और इस तरीके से टेबल बना लो। सबसे पहले दिखाओ कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से दिखाओ। लिक्विड के एटम थोड़ा सा लूज होते हैं, गैस के एटम तो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। इस तरीके से डायग्राम से दिखा दो, पहला तो डायग्राम ही दिखा दो, है ना, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। सेकंड में देखो यहाँ पे बताया गया है ये क्यों, इसके एटम्स जो एकदम स्ट्रांगली क्लोज्ड क्यों हैं, तो बताओ इसके बारे में। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिसकी वजह से एटम्स क्या है, स्ट्रांगली पैक्ड है, ये चीज लिखो। अगला है लिक्विड में थोड़ा सा कम है इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉडरेट अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, और यहाँ पे वेरी वीक अट्रैक्शन पार्टिकल, है ना, सो यहाँ के एटम्स दूर दूर है। सेकेंड है पार्टिकल आर वेरी क्लोज टुगेदर एंड नीटली अरेंज्ड, पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से ना इस तरीके से कोई एक हेक्सागोनल शेप टाइप का बना लिए, इस तरीके कुछ ना कुछ शेप बना लेते हैं। वहीं हम लिक्विड की बात करें, पार्टिकल्स स्टिल वेरी क्लोज टुगेदर बट नॉट नीटली अरेंज, अच्छी तरीके से अरेंज नहीं रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल ये तो फिर पूछो ही मत, ये तो जहां छोड़ोगे तो वहीं पूरे एरिया कवर कर लेगा, है ना। नाउ पार्टिकल वाइब्रेट इन अ प्लेस, अब देखो इन सबके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो अब टेम्परेचर दोगे तो यार कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो रहेगी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल वाइब्रेट कर रही होगी। बट एक दूसरे के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, उनके बीच में हाईली बहुत ज़्यादा लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो वो दूर नहीं जा पाते हैं वाइब्रेशन की वजह से, वो अपने ही प्लेस पे क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपने ही प्लेस पे मॉलिक्यूल जहाँ है वहीं पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता रहता है। वहीं लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड पास, अब पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट होकर यहाँ चला जाता है, मतलब अब ये तो लूज है ना, तो कोई दिक्कत, ये मूव करता रहता है। गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल तो इतना ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं कि मतलब पूरा घूमते ही रहते हैं 24 घंटा जिगजैग मोशन में, ठीक है।
नाउ अब सॉलिड जो होता है उसका डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, एक पर्टिकुलर शेप और उस पर्टिकुलर शेप है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब लिक्विड की बात करें इनडिफिनाइट शेप, क्यों? क्योंकि लिक्विड को जहां जिस तरीके के चैम्बर में डालोगे उस तरीके का शेप हो जाएगा, बट उसका वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। गैस का इनडेफिनाइट शेप एंड इनडिफिनाइट वॉल्यूम होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया, ठीक है। और भी पॉइंट्स है, आप उसको भी देख सकते हो, और भी काफी सारे 7 और पॉइंट मैंने लिखा है, ये डायग्राम का भी आप यूज कर सकते हो। चलिए अभी देख सकते हो। पहला पॉइंट है सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, अपन डिस्कस कर लिए, ठीक है। क्योंकि देखो सॉलिड का कुछ ना कुछ शेप होता है, लाइक स्क्वायर शेप का है सॉलिड, तो स्क्वायर शेप का हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर शेप है तो इसका कोई शेप है स्क्वायर और इसकी एक वॉल्यूम होगी, है ना। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम सेम होता है बट शेप, अगर देखो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मान लो 100 ml लिक्विड आपने इसमें डाला तो रेक्टेंगल, सर्कल में डाला तो सर्कुलर शेप ले लेगा 100 ml, है ना। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इसमें भी 100 ml है, इसमें भी 100 ml है ना, और इसमें भी 100 ml है, बट शेप अलग अलग है, ठीक है। गैसेस की बात करें, गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड ना इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, क्योंकि जहां बड़ा स्पेस हुआ तो इसका गैस फैलेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। कम करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके से। तो देयर हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड देयर हैव नो फिक्स्ड शेप, क्लियर है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी यानी देखो ना कितने मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा एक दूसरे चिपके हुए, कितने ज्यादा डेंस है, कितना ज्यादा घना है, तो हाईली डेंसिटी होती है इसकी। लिक्विड की थोड़ी सी कम डेंसिटी होती है और गैस की तो डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। सॉलिड शो ओनली स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, जब आप सॉलिड को हीट करते हो, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, आप हीट करोगे ना तो इजीली ये मॉलिक्यूल्स को छोड़ते नहीं है, और छोड़ते भी हैं तो बहुत कम। लिक्विड करोगे तो ये इजीली छोड़ देते हैं, गैस तो फिर पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दे हैव स्लाइट और नो कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉलिड को आप अगर कॉम्प्रेस करोगे, प्रेस इधर से कॉम्प्रेस करोगे, इधर से कॉम्प्रेस करोगे, दबाओगे तो थोड़ा बहुत ये कॉम्प्रेस होगा, ठीक है। वहीं लिक्विड की बात करें तो लिक्विड कंप्रेस नेग्लिजिबल के बराबर होता है, बट मोर देन सॉलिड। दे हैव स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन सॉलिड, ज्यादा कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेस हो जाता है। जितना देखते हो एक घर में जितना गैस है उसको आप पूरा एक डब्बे में पैक कर सकते हो, लाइक दैट, हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो होता है फ्लो नहीं होता है। लिक्विड क्या होता है, फ्लो करता है, जहां डालोगे वहीं पे जमीन पे फ्लो होने लगेगा। गैसेस तो बहुत ज्यादा फ्लो करता है। दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो एट रूम टेम्परेचर पे या फिर नॉर्मली सॉलिड्स जो सब्सटेंस होते हैं उनकी कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों होती हैं। लिक्विड की बात करें, दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर से कमी में वो बॉइल हो सकता है। और गैसेस का दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो रूम टेम्परेचर, ओके। नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अब लिक्विड के इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं बट नॉट मोर देन सॉलिड, सो थोड़ा सा ये रहते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक इन अ गैस में, सो देयर पार्टिकल विल बी फ्री टू मूव, है ना। तो ये कुछ था सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंशिएशन। क्लास 9th का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैटर किस चीज़ से बना रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिफ्यूजन को पढ़ा अच्छे से, स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को एकदम डिटेल में पढ़ा है ना। नाउ इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का इंटर कन्वर्जन, यानी सॉलिड से लिक्विड है तो क्या कहते हैं उसको, और कैसे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, इस तरीके से इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम फिजिकल स्टेट, किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट को चेंज करना, यानी सॉलिड को लिक्विड, इट मीन्स वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ये किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। और टेम्परेचर के इफेक्ट से जो चेंजेस होता है फिजिकल चेंजेस जो होता है वो, उसमें हम क्या क्या डिटेल में पूरे यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद प्रेशर की हेल्प से कैसे किसी को हम चेंज कर सकते हैं, किसी स्टेट्स ऑफ मैटर को, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो कंप्लीट थोड़ा सा लेंदी होने वाला है वीडियो, बट अपन बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स और चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक से। पेन कॉपी उठा लो और नोट्स बनाना रेडी कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूँ उसका लिखते जाओ,
तभी नोट्स रेडी होता रहेगा। अदरवाइज आप हमारे नोट्स को हमारी वेबसाइट edugrown.in से भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और फ्री वाला भी नोट्स अवेलेबल है, जो चाहे आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। सो देखो यार, कुछ चीज़ें मैं आपको पता है ऑलरेडी, कुछ चीज़ें नहीं पता है। अब हम थोड़ा सा एक बेसिक टर्म डिस्कस करने वाले हैं। नाउ चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। अगर हम किसी मैटर को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर और प्रेशर या दोनों की हेल्प से हम उसे बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, चेंजिंग अ सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को क्या कहते हैं? उस कन्वर्जन को हम कहते हैं मेल्टिंग। ये चीज़ तो पता ही है, बर्फ़ पिघल के पानी बन जाता है, तो बर्फ़ पिघल रहा है तो उसको अपन कहते हैं ना मेल्टिंग। तो याद रखना यार, मेल्टिंग। दूसरा है लिक्विड अगर सॉलिड में, उसी का उल्टा, अगर लिक्विड को, पानी को सॉलिड यानी पानी को आइस बना दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं, या फिर हम फ्रीज कर रहे हैं पानी को, फ्रीजिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चेंजिंग अ लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस, यानी आपने बीकर लिया, पानी गर्म करने के लिए रखा, आप गैस चालू किया, पानी गर्म होके वो वेपर बन जा रहा है, तो उसको क्या कहते हो? वेपोराइजेशन। तो याद रखना, लिक्विड टू गैस इज अ वेपोराइजेशन। गैस को जब ठंडा करोगे लिक्विड में बदल जाता है, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को अपन कंडेंसेशन कहते हैं, याद रखना। और चेंजिंग अ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, हमें पता है कोई भी एक प्रोसेस है, पहले कोई सॉलिड क्या होता है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और देन गैस में कन्वर्ट होता है। बट ऐसा कोई सब्सटेंस है क्या जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्जिंग ऑफ लिक्विड? हाँ, होता है ऐसा। और गैस भी ऐसे कुछ होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्जिंग ऑफ लिक्विड। ऐसे को प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस को अपन सब्लिमेशन कहते हैं। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था जो कि आपको रटा और याद होना चाहिए एकदम अच्छी तरीके से। क्लियर है? यहाँ पे मैं फिगर देख के बता रहा हूँ, ये देखो, ये एक फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये फिगर को आप कॉपी में एकदम अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लो। क्लियर है? क्या है? देखो, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको फ्यूजन या फिर अपन मेल्टिंग भी कहते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में आ जा रहा है तो अपन इसको सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। गैस अगर लिक्विड हो जा रहा है तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में बदल गया तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया उसको हम लोग एब्लीमेशन कहते हैं। एब्लीमेशन, है ना? याद रखना इस चीज़ों को। क्लियर है? सो ये कुछ इंटर कन्वर्जन था जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला है, किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को अगर आप चेंज करना चाहते हो, इंटर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, है ना? किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को अगर आप बदलना चाहते हो, लाइक सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। वो 2 तरीका कौन सा है? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या तो आप टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हो या प्रेशर को चेंज कम ज़्यादा करके कर सकते हो, है ना? जैसे देखो, लिक्विड था, लिक्विड को हमने ठंडा किया, टेम्परेचर मान लो लिक्विड ये 35 डिग्री सेल्सियस का, मैंने इसको ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड की स्टेट चेंज होकर सॉलिड में बदल गई, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, तो 35 से 0। वैसे ही ये देखो, सॉलिड है, मान लिया आई से 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, 100 डिग्री कर दिया, तो ये पानी में बदल गया, है ना, लाइक दैट। तो ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से फिजिकल स्टेट चेंज होना। वैसे ही प्रेशर की वजह से भी, जैसे ये देखो, ये गैस है, इस गैस पे मैंने क्या पिस्टन से प्रेशर लगाया, तो गैस पे थोड़ा सा प्रेशर लगाया, मान लो मैंने कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया, फॉर एग्जांपल 2 atm प्रेशर लगाया, है ना, तो ये गैस क्या हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद और मैंने प्रेशर लगाया 4 बार, ठीक है, atm लिखो या 4 बार प्रेशर, 2 बार, प्रेशर की यूनिट बार होती है, 2 बार प्रेशर लगाया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया गैस, और 2 बार और लगा दिया तो टोटल 4 बार लगाया तो ये लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो प्रेशर की भी हेल्प से हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ एकदम ध्यान में रख लो, कभी भी फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर को करना है तो आप 2 तरीके से, या तो टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके या प्रेशर को कम ज़्यादा करके आप कर सकते हो, या फिर दोनों की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है।
चलिए आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, आज से पहले आप कभी नहीं पढ़े होंगे, इतनी डिटेल में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स है ना यार, तो अपन तो बहुत बेसिक में डिस्कस करेंगे। चलो अपन हीट को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हीट को समझते हैं। हीट को आप कैसे समझते हो कि यार अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट भी बढ़ रहा है, यही समझते होगे। बट यार एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आप फ्यूचर में जाके पढ़ोगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हम हीट को हीट जो है ना, हीट टेम्परेचर कम होने से है ना, लाइक टेम्परेचर की कम होने से हीट बढ़ता है। आपने कभी ऐसा सुना है? हम क्या सुने आज तक कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी। अभी तक तो आप यही सब पढ़ रहे होगे और अभी पढ़ते भी यही चीज़ जाओगे। बट आगे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको अपन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। ज़्यादा मत जानो इसके बारे में, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आगे फ्यूचर में जानोगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक ऐसा केस होता है, इस प्रोसेस में ही नहीं, इस प्रोसेस में एक ऐसा केस होता है जिस केस में टेम्परेचर को कम करने से बॉडी की हीट बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसा हीट को टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट इसीलिए मत करना, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा प्रोसेस है जो एग्जिस्ट करता है, टेम्परेचर कम करने पे हीट बढ़ता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, कि हीट को डायरेक्ट टेम्परेचर से रिलेट नहीं करना। एक नॉर्मल रिलेशन ठीक है, बट डायरेक्ट नहीं कह सकते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। अब जो हीटिंग है, हीटिंग दो तरीके की होती है। कोई भी सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं ना, जब उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो जनरली वहाँ पे दो चीज़ होता है। क्या दो चीज़ होता है? एक तो सेंसिबल हीटिंग होती है, एक होता है सेंसिबल हीटिंग, है ना, एक होता है सेंसिबल हीटिंग, दूसरा होता है लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसलिए हीटिंग नाम दिया है। ठंडा करेंगे तो हम बोलेंगे सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल लेटेंट कूलिंग, ठीक है। हम अभी हीटिंग को समझा रहे हैं, कूलिंग को आप खुद ही समझ जाओ। तो देखो होता कैसे है, मान लो ये मैंने बीकर लिया, इस बीकर में पानी रखा, बीकर में क्या है, वाटर है। अब मैं नीचे बर्नर है, इस बर्नर को मैं चालू कर देता हूँ, इस बर्नर को मैं चालू कर दिया तो ये हो गया बर्नर स्टार्ट। अब बर्नर स्टार्ट होने से क्या होगा, धीरे धीरे ये बीकर पानी क्या होगा, गर्म होने लगेगा, धीरे धीरे पानी गर्म होने लगेगा, है ना। तो पानी मान लीजिए शुरू में पानी 35 डिग्री सेल्सियस पे था, रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस पे था। ये हमने चालू किया तो क्या हो गया, बढ़ते गया टेम्परेचर, फिर बढ़ा, फिर मान लीजिए हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, फिर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइल यानी बॉइल होना स्टार्ट, यानी वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू लिक्विड गैस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है, ये गैस बनने लगता है, गैस बनने लगता है, इस तरीके से वेपर निकलने लगता है। इस प्रोसेस को अपन वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। तो यार यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक तो ठीक है, उस 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पानी हुआ, हमने गैस निकलना, तो फिर हमने बर्नर को तो बंद नहीं किया है, बर्नर तो फिर भी जल रहा है, तो फिर पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। यस, आप यहाँ पे थर्मामीटर लगा के देख लो, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से, कितना भी हीट कर लो पानी को, कितना भी हीट कर लो, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी टेम्परेचर बताएगा ही नहीं। ये तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है यार, पानी को अपन कितना भी हीट कर लें उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर बताएगा ही नहीं। तो देखो ना, तो यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं पानी को, तो क्या हो रहा है, पानी वेपर पानी का टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, पानी क्या हो रहा है, वेपर बनने गया, और पानी का जो लेवल है वो कम धीरे धीरे, क्योंकि वो पानी जो है कन्वर्ट होकर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो लिक्विड क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगा, ये कम होने लगेगा। लिक्विड यहाँ से ये कम होते होते धीरे धीरे लिक्विड खत्म होने लगेगा, है ना। तो फिर भी पानी का टेम्परेचर 100 ही है, हीटिंग इफेक्ट हो ही रहा है। तो हीट जा कहाँ रहा है, पानी का जब 100 डिग्री सेल्सियस है तो फिर भी हमने बर्नर बंद तो नहीं किया है, बर्नर चालू है, फिर टेम्परेचर क्यों नहीं, शुरू में टेम्परेचर 35 से 100 तक चला गया, 100 के बाद हमने बर्नर तो बंद नहीं किया है, तो फिर जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो हीट। तो वो जो हीट है उस हीट को ही अपन लेटेंट हीट कहते हैं, जो कि किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है। नहीं समझे, अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझो। देखो, सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है वी कैन
वी कैन फील द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को फील कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और कम हो रहा है। ऐसे टेम्परेचर, ऐसे हीटिंग को अपन सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी शुरू में 35 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, आप हीटिंग करने लगे, ये टेम्परेचर का है, इस तरफ टेम्परेचर बताएगा, है ना, इस तरफ टाइम, ये टाइम का ग्राफ है। तो जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो तो ये टेम्परेचर 35 डिग्री से बढ़ता है, वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे पहुँच गया। ये क्या है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद टेम्परेचर, तो इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस पॉइंट पे, इस केस में सॉलिड, ये पानी लिक्विड केस में है, तो इस पॉइंट पे क्या गैस में कन्वर्ट हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने जो ये पॉइंट बनाया, क्या इस पॉइंट पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, 100 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हीट तो हम दे ही रहे हैं। तो वो हीट जा कहाँ रहा है? वो हीट जा रहा है इसको ही अपन लैटेंट हीट कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर 35 डिग्री से 100 डिग्री तक आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस प्रोसेस को अपन सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन बता रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी दिस इज द सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग हो गया। नाउ सेंसिबल हीटिंग होने के बाद जैसे पानी 100 डिग्री पे सेल्सियस पे पहुंचा, अब उसका सेंसिबल हीटिंग बंद हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? लैटेंट हीटिंग। लैटेंट हीटिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनाया। अब देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन गया इधर की ओर। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, अब फेस चेंज हो रहा है। लैटेंट हीटिंग का मतलब होता है फेस चेंज होना, फेस का चेंज होना। तो जब भी लैटेंट हीटिंग कहीं पे हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज वहां पे कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड यहाँ पे, ये जो है ना, ये गैस का है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, ये स्टेट है गैस का। ना कि यहाँ पे जो लिक्विड है इस पॉइंट पे गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, इस पॉइंट पे गैस पे कन्वर्ट होता है, इस पॉइंट पे गैस पे कन्वर्ट होता है। तो अगर ये टेम्परेचर आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ, दैट इज द सेंसिबल हीटिंग। एंड देन टेम्परेचर अब बढ़ना बंद हो गया, अब सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, तो दैट इज लैटेंट हीटिंग। अब यहाँ पे गैस में है, तो गैस में फिर से टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, तो गैस फिर क्या हो रहा है, गैस की टेम्परेचर बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये जो है ये सेंसिबल हीटिंग है। उसके बाद गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, उसके बाद टेम्परेचर गैस का नहीं बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर लैटेंट हीटिंग स्टार्ट हो गया। देन दिस गैस कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा, वी ऑलरेडी डिस्कस द प्लाज्मा, है ना। तो लैटेंट हीटिंग के टाइम पे ही कन्वर्जन होता है। तो सेंसिबल हीटिंग मतलब वी कैन फील द टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और लैटेंट हीटिंग का मतलब सेंसिबल हीटिंग के बाद हमेशा होता है लैटेंट हीटिंग का मतलब फेस चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब समझ में आया, बर्नर जल रहा है, 100 डिग्री पे पानी आ गया, उसके बाद वो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, बर्नर तो चालू है, तो वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, वो टेम्परेचर है वो लैटेंट हीट के लिए जा रहा है। इसका मतलब वो फिजिकल स्टेट चेंज करने में वो टेम्परेचर यूज हो रहा है। क्लियर है? तो यही है हमारा लैटेंट हीटिंग और सेंसिबल हीटिंग और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने देखा कि हम फेस चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, दोनों की वजह से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर की वजह से हम चेंज करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो देखो सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू, पहला पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में सॉलिड कन्वर्ट कर दे रहे हैं लिक्विड में। तो सॉलिड को लिक्विड में कर रहे हैं, यानी आइस को पिघला दे रहे हैं। देखो आइस को पिघला के लिक्विड बना दे रहे हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, the kinetic energy of the particle increases, which overcome the forces of attraction between the particles, thereby solid get converted into liquid। देखो सॉलिड के पार्टिकल्स हमें पता है बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट रहते हैं, एकदम टाइटली फिक्स्ड रहते हैं इस तरीके से,
है ना, इस तरीके से फिक्स्ड रहते हैं सॉलिड पार्टिकल। अब आप हीट दोगे, अब आप इसमें हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, हमें पता है हीट जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाइब्रेशन के। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल की, पार्टिकल उतना वाइब्रेट करेगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल अपनी ही जगह पे, सॉलिड के पार्टिकल अपनी ही जगह पे क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, अपनी जगह पे सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं। आप और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, ये वाइब्रेशन क्या होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, वाइब्रेशन और तेज होते जा रहा है। इस वाइब्रेशन की वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पार्टिकल्स के बीच में कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर चले जाने लगते हैं। इसका मतलब द कन्वर्जन विल बी स्टार्ट एंड दिस सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं मेल्टिंग। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट द टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ऐसा पॉइंट जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। गलत है, 0 डिग्री सेल्सियस, लाइक दिस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फिगर देखो, ये देखो, ये सॉलिड है, मान लो ये अपना है सॉलिड, ये सॉलिड 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 का टेम्परेचर बढ़ा, ये रहा सॉलिड का टेम्परेचर हमने बढ़ाया सॉलिड का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है आइस के फॉर्म में। ये हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की लाइन है ना, एक्सिस टेम्परेचर क्या है, तो ये टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, इस पॉइंट, तो ये क्या हो रहा है, शुरू में सेंसिबल हीटिंग हो रही है, सेंसिबल हीटिंग हो रही है। फिर क्या हो, टेम्परेचर बढ़ने के बाद अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, अब लेटेंट हीटिंग स्टार्ट हो गया। तो लेटेंट हीट में ही जो ये सॉलिड है ये कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में, है ना। तो दैट पॉइंट, दैट टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है जिस पॉइंट पे लेटेंट हीटिंग स्टार्ट होती है, ये टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर, यही होगा मेल्टिंग पॉइंट। एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस स्टार्ट मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नॉट दिस, ये 0 डिग्री से कम मानते हैं, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। नाउ आगे हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में लिक्विड टू गैस। अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पानी को गर्म कर रहा हूँ पतीले में रख के, तो पानी कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कहते हैं, अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑन हीटिंग अ लिक्विड लाइक वाटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज एज हाई एज इन द गैस, thus causing the liquid to change into gas। है ना, हम हीट कर रहे हैं लिक्विड को, तो लिक्विड के पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ रहा है बिकॉज उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ते 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 इतनी तेजी से वाइब्रेशन होने लगता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इतना वीक हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चले जाते हैं। और वी नो डैट गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। सो द लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, लाइक दैट, है ना। तो ये तो इसके पीछे का लॉजिक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो कन्वर्जन हो रहा है। बट ग्राफ के हिसाब से हम कैसे दिखाते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग, अब वो इस प्रोसेस को अपन वेपोराइजेशन या बॉइलिंग भी कर, पानी को बॉइल करना, बॉइलिंग भी कहते हैं। तो बॉइलिंग क्या होता है, द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द बॉइलिंग। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां से बॉइलिंग स्टार्ट होता है। तो पानी का बॉइलिंग कहां से स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये देखो, ये -25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आइस है, आइस टेम्परेचर बढ़ा, सेंसिबल हीटिंग सेंसिबल हीटिंग सेंसिबल हीटिंग, नाउ 0 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीटिंग स्टार्ट हो गया एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। देन अब क्या हो गया, ये अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड को हीट करते गए, ये लिक्विड है, लिक्विड को सेंसिबल हीटिंग करते गए, जैसे लिक्विड हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड पहुंचा, अब टेम्परेचर ना बढ़ के, सेंसिबल हीटिंग ना होके अब स्टार्ट हो गया लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सिर्फ फेस चेंज हो जाता है। दिस लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, ये होता है हमारा ये सेंसिबल हीटिंग में। क्लियर हो गया। तो ये जो पॉइंट है जहां से ये लिक्विड कन्वर्ट, लेटेंट हीट स्टार्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया गैस में, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एंड फॉर वाटर इट्स वैल्यू विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अगला है गैस टू लिक्विड। गैस को अगर अपन लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो अपन को ठंडा करना है। जैसे कैसे करते हैं एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाऊँ, ओके, ये एक पाइप है, ये मैं एक पाइप लगाया, ये पाइप है, इस पाइप को मैंने इस तरीके से लगाया, इस तरीके से, ये पाइप है ना, और ये एक बीकर है, ये एक बीकर है ना, ये पाइप इधर है। अब यहाँ से मान लीजिए गैस आ रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, गैस जा रहा है, ओके, ये रहा गैस जा रहा है, ये गैस, ये गैस है ना। अब यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ पे मैंने ठंडा कोल्ड वाटर गिरा रहा हूँ, ये पाइप है, पाइप के ऊपर से कोल्ड वाटर गिर रहा है, तो ये ठंडा पानी क्या करेगा, ये गैस के टेम्परेचर को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है, गैस के टेम्परेचर को कम करेगा। तो गैस का टेम्परेचर कम होगा तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये ठंडा पानी क्या करेगा, पूरी की पूरी इस पाइप की हीट को लेकर इधर नीचे गिर जाएगा, पूरी की पूरी पाइप की हीट ले रहा है, यानी गैस से उसकी हीट निकाल दे रहा है, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आउटर पे लिक्विड मिलेगा। तो दैट गैस, यहाँ से गैस एंटर कर रहा है और यहाँ पे लिक्विड निकल रहा है, तो गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं कंडेंसेशन। गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन, एंड द लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन। याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम और वाटर वेपर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज लोअर। अब मुझे ठंडा कर रहे हैं, हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी तो उसका वाइब्रेशन जो है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जो है वो भी कम होगा। तो वाइब्रेशन हिलना कम होगा तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो दैट इज द कन्वर्जन। क्लियर है, काउजिंग देम टू मूव स्लोली एंड ब्रिंगिंग देम क्लोजर, फॉर्मिंग अ लिक्विड। ठीक है, इस प्रोसेस को ही अपन कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, या फिर लिक्विफिकेशन भी कहते हैं इस चीज को। याद रहेगा, ये चीज भी समझ में आ गया। नाउ चलिए आगे चलते हैं। अगला है लिक्विड से टेम्परेचर में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में ही लिक्विड को अगर हम सॉलिड कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड यानी पानी को आइस बना रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड कर रहे हैं, पानी को आइस बना रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को अपन फ्रीजिंग कहते हैं या कूलिंग कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, इट्स पार्टिकल लूजेज द काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी उसका कम हो जाएगा। पार्टिकल कम टू स्टेशनरी पोजीशन काउजिंग द लिक्विड टू टर्न इनटू सॉलिड। जितना वाइब्रेशन स्लो होगा पार्टिकल उतना पास आएगा, और एकदम पास आ गया तो वो सॉलिड हो गया, लाइक दैट, है ना। सो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। ये जरूर ध्यान में रखना। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, लैटेंट हीटिंग स्टार्ट होती है लिक्विड की सॉलिड में कन्वर्जन। लिक्विड की सॉलिड कन्वर्जन में जो लैटेंट हीटिंग जहां से स्टार्ट होता है, वो टेम्परेचर को ही अपन कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, ये है आइस, है ना, ये देखो आइस है ना, लिक्विड को कर रहे हैं गैस में ना, तो ये लिक्विड हुआ। अब ये देखो, ये लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर कम हो रहा है। ये देखो लिक्विड का टेम्परेचर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हट जाता हूँ यहाँ से, ये देखो ये लिक्विड टेम्परेचर कम किया, ये टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग हो रही, सेंसिबल कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना, तो ये हुआ सेंसिबल कूलिंग, ये सेंसिबल कूलिंग। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक सेंसिबल कूलिंग होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे सेंसिबल कूलिंग होगा। उसके बाद टेम्परेचर तो और कम होता जा रहा है, बट टेम्परेचर शो नहीं हो रहा है। इस टाइम पे लेटेंट हीटिंग अब स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कम नहीं होगा बट टेम्परेचर का यूज तो हो रहा है, तो लेटेंट कूलिंग, इट्स अ लेटेंट कूलिंग। लिक्विड था, ये सेंसिबल कूलिंग यानी टेम्परेचर कम होता हुआ दिख रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे पहुंचा, यहाँ से लेटेंट हीटिंग स्टार्ट हो गया। इस केस में टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे आते आते लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है आइस में। तो डेट टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है लेटेंट हीटिंग वाला, डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस, यही तो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए
अब हम अपन थोड़ा सा फ्यूजन, वैसे मैंने ये जो टॉपिक अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये टॉपिक मैंने आपको लेटेंट हीट पहले ही बता दिया हूँ, है ना, जरूरत नहीं है ये चीज़, बट अपन थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, है ना। तो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को अपन फ्यूजन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो क्या हो रहा है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो फ्यूज होके टूट जा रहे हैं ना, फ्यूज होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे लैटेंट हीटिंग होता है, सॉलिड को हीट करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं, फिर सॉलिड, देखो ये सॉलिड है, यहाँ पे फिगर देखो, ये सॉलिड है, सॉलिड यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यहाँ तक हीट हुआ, फिर स्टार्ट हो गया लैटेंट हीटिंग। तो लैटेंट हीटिंग में क्या होता है, फेस चेंज होता है, यानी मेल्टिंग हो रहा है, फेस चेंज, फेस चेंज, फेस, यहाँ आते आते जो पूरा जो सॉलिड है वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर से लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे, सेंसिबल हीटिंग करोगे, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, यहाँ आते आते फिर से क्या होगा, अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, अब सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड क्या हो जा रहा है, गैस में वेपोराइजेशन स्टार्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ आते आते पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर से टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, गैस का टेम्परेचर, और अगेन सेंसिबल हीटिंग के बाद लेटेंट हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेटेंट हीटिंग यानी गैस का फेस कन्वर्जन, और गैस का फेस कन्वर्जन, गैस अब किस में बदल जाएगा, यहाँ आते आते गैस बदल जाएगा प्लाज्मा में, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा क्या होता है ना। सो लेटेंट हीट अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसका डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, बस आपको वही पढ़ना है। क्या कह रहा है, द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट काउजिंग एनी रस इन द टेम्परेचर, विदाउट, देखो लेटेंट हीटिंग में क्या होता है, कोई टेम्परेचर का बदलाव नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये देखो टेम्परेचर मान लो सॉलिड से 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सब हर पॉइंट पे 100 है। तो लेटेंट हीट में क्या होता है, सिर्फ फेस चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वही लिखा है यहाँ पे, ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ मैटर इट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। जो हीट है वो हिडन हो जाता है, वो टेम्परेचर चेंज होने में हीट ना जाकर फेस चेंज करने में मदद करता है ना। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, एक केजी सॉलिड को या फिर 1 केजी आइस को लिक्विड में, पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगता है, कन्वर्ट करने में जो हीट या जो एनर्जी लगता है, उसको ही अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at normal atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion, ठीक है। Now latent heat of vaporization क्या होता है, the heat energy required to convert 1 kg of liquid into gas, 1 kg लिक्विड यानी 1 kg वाटर को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, गैस में, तो जो एनर्जी लगा 1 kg वाटर को गैस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगा, उस एनर्जी को ही अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। एकदम अच्छे से यार इसको माइंड में बैठा लो, ठीक है। आई होप फ्यूजन, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सब क्लियर हो गया होगा, कहीं भी आई होप अभी तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने शुरू में पढ़ा था कि फेस चेंज करना है किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके, तो हमने अभी तक जो भी प्रोसेस देखा उसको टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके देखा। अब हम देखने वाले हैं प्रेशर को कम या ज़्यादा करने से क्या होगा, ठीक है। सो अपन क्या कर सकते हैं, गैस को अपन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर लगा के। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू द गैस it gets compressed and if the temperature is lowered the gas is liquefied, ठीक है। मान लो आप ये देखो, ये गैस, ये क्या है, ये गैस है, आपने इस पे 10 kg रख दिया, 10 kg रखा, तो उसके बाद और थोड़ा बढ़ाया 20 kg किया, जैसे 20 kg का तो इसको गैस के ऊपर क्या हुआ, प्रेशर लगा, प्रेशर लगने से गैस के मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, आपस में क्लोज आ गए, क्लोज आकर क्या हो गए, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आकर
अपना फेस चेंज कर लिए, देन दैट गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो प्रेशर की हेल्प से देखा आपने किस तरीके से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। याद रखो, लिक्विड में कन्वर्ट कर होने के लिए लिक्विड में कन्वर्ट 3 एटम्स की जरूरत पड़ती है। 3 एटम जब मिलते हैं आपस में, क्लोज आते हैं, तभी लिक्विड का मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं, तो जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये गैसेस में 3 मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आ रहे हैं और वो लिक्विड कन्वर्जन करते जा रहे हैं, एंड इस तरीके से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। ठीक है, एग्जाम्पल एक और है, solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing the pressure of 1 atmospheric without coming into liquid, है ना। solid CO2 ड्राई आइस जिसे कहते हैं, ड्राई आइस को आप कुछ मत करो, सिर्फ टेम्परेचर को कम ज़्यादा मत करो, बस जो हम नॉर्मल हमारे ऊपर हमेशा एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर रहता है, तभी हाँ, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम हटा दें तो हमारा सर फट जाएगा, हमारी वेन्स फट जाएंगी। अगर बिना सूट के अगर मैं वैक्यूम अर्थ के बाहर चला जाऊं, है ना, अर्थ के आउटर मोस्ट स्पेस में अगर चला जाऊं बिना कोई सूट के, तो स्पेस में वैक्यूम है, मॉलिक्यूल्स एयर के हैं नहीं, वैक्यूम में मैं जैसे जाऊंगा मेरे ऊपर से वैक्यूम है, यानी प्रेशर हट गया, प्रेशर हटा तो हमारी वेन्स, हमारी नाक से ब्लड आने लगेगा, आंखों से ब्लड आने लगेगा, कान से ब्लड आने लगेगा और थोड़ी देर बाद फट जाएंगे हम, है ना। तो अगर हमारा पानी की तरह दिख रहा है कि बिकॉज पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, इंसान की तरह दिख रहा है, हमारा एक शेप है, हमारा एक शेप सही सलामत है, हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर है, इसकी वजह से हम इंसान की तरह हमारा शेप दिख रहा है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम कम कर दिए, बिना सूट के अगर हम उस कम प्रेशर वाले एरिया में रह गए, तो हमारे नाकों से आंखों से खून फेंक देगा और हम फट जाएंगे, हमारी वेन्स फट जाएंगी। तो याद रखना, हमेशा हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, उनका एक प्रेशर रहता है जिसकी वजह से अपन जिंदा हैं। वो कम ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कितना रहता है? 1 ATM रहता है, 1 ATM, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM का प्रेशर हमेशा हमारे ऊपर रहता है, इसी को ही अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर ड्राई आइस से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टेट ऑन प्रेशर को कम कर दें, 1 एटमॉस्फेरिक से और कम कर दें, 0.5 कर दें, तो ये जो ड्राई आइस है वो सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल है इसका, कपूर, जो घर में आरती करते हो ना, कपूर को आप देखो, कपूर को रख दो ऐसे जमीन पे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, कपूर डायरेक्ट गैस में उड़ जाता है। रख दो 2 दिन तक कपूर रख दो, अपने आप वो उड़ जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट वो उड़ जाएगा। तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, तो कपूर, कैम्फर इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अपना एलपीजी गैस, एलपीजी क्या होता है? एलपीजी प्रोपेन रहता है, प्रोपेन से मिलकर बनता है, प्रोपेन, है ना, मीथेन, प्रोपेन, आगे क्लास 10th में पढ़ोगे, कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्रोपेन गैस जो होता है उसको अपन इतना कॉम्प्रेस कर देते हैं, इस सिलेंडर में कॉम्प्रेस करके डाल देते हैं, इतना ज़्यादा गैस को कॉम्प्रेस कर देते हैं कि ये जो गैस है प्रोपेन, वो सिलेंडर में जाने के बाद वो लिक्विड प्रोपेन बन जाता है, लिक्विड प्रोपेन बन जाता है, जिसे अपन एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। गैस लिक्विड स्टेट में है, हो जाता है सिलेंडर में जाने के बाद। ठीक है, इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया। मैटर क्या होता है हमने वो देखा, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, डिफ्यूजन क्या था उसके बाद हमने देखा, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, है ना। उसके बाद हमने इंटर कन्वर्जन भी हमने पढ़ा, सैटरडे को जो लेक्चर था उसमें इंटर कन्वर्जन में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन डिस्कस किया था, लैटेंट हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट का चेंज होना, ये सब हमने देखा था। ठीक है, नाउ दिस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इवापोरेशन क्या होता है, और इवापोरेशन की वजह से जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। और साथ में हम अपन इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जो सेशन है बहुत छोटा सेशन है, ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं, कम कोशिश करूँगा कम से टाइम में ख़त्म हो जाए। देखो अपन वेपोराइजेशन में क्या पढ़े थे, वेपोराइजेशन अपन ने क्या पढ़ा था कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को तो अपन वेपोराइजेशन करते हैं, बट एट बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट पे। और वाटर, जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्जन स्टार्ट होता है गैस में, है ना। बट इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन में कोई भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां पे जाने के बाद इवापोरेशन नहीं, उससे पहले ही अगर इवापोरेशन, उससे पहले ही अगर वेपोराइजेशन हो रहा है, उसको ही अपन इवापोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, है ना, लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही वाटर क्या होता है, गैस में कन्वर्जन चालू होता है ना। बट अगर किसी ऐसा केस बने, अगर ऐसा माहौल बने कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे हमारा गैस निकलने लगे, उसको ही अपन इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। पहली चीज है, क्लियर हो गया इवापोरेशन क्या है, डेफिनेशन बता दिया। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। एक फिगर बड़ा अच्छा दिख रहा है, ओशियन। अब देखो जो सनलाइट हमारे ओशियन पे पड़ती है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सनलाइट ओशियन को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करती है, उसके बाद ये साइकिल बनता है, ऐसा तो होता नहीं है। हीट आता है तो हीट की वजह से क्या होता है, ओशियन में जिस भी टेम्परेचर पे थोड़ा भी ये हीट होता है तो इससे क्या होता है, गैस निकल, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, लाइक दिस। और यही जो इवापोरेशन है, इसी को अपन इवापोरेशन कहते हैं। बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पे अगर ऐसा गैसेस निकल रहे हैं, यानी इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब इवापोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन का रेट क्या, कितनी तेजी से इवापोरेशन होगा या कितना स्लो इवापोरेशन होगा, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं भैया, देख लो। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, आपने एक इतना छोटा बीकर, इस बीकर में वाटर रखा है, इस बीकर में वाटर रखा है। अब ये नॉर्मली सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की वजह से हीट हुआ, तो इससे मान लीजिए अपन 2 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से इवापोरेशन हो रहा है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है इतना सा है, बस इतना सा ये सरफेस है। और यही अगर अपन थोड़ा बड़ा बीकर लें और इसमें जो वाटर है, यही नॉर्मल सनलाइट में, यही नॉर्मल सनलाइट पे इसमें जो इवापोरेशन रेट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। इवापोरेशन रेट क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन का रेट भी बढ़ता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अगला है टेम्परेचर, तो ये चीज पता, जितना टेम्परेचर होगा उतनी तेजी से इवापोरेशन होगा, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी को बच्चा लोग हमेशा अपन परसेंटेज में कैलकुलेट काउंट करते हैं, किसमें, परसेंटेज में। ह्यूमिडिटी यानी एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट कितना परसेंट है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरा एक अर्थ है या ये मेरा एक चैम्बर है, इस चैम्बर में कोई एयर है, इस चैम्बर में क्या है, एयर है। इस चैम्बर में मान लीजिए, इस चैम्बर में 50% एयर है और 50% वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, 50% वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, है ना। तो ह्यूमिडिटी क्या कहेंगे, परसेंटेज कितनी, अब वाटर के ड्रॉपलेट्स तो है ना, तो 50% ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज में होगा, तो 50% ह्यूमिडिटी हो गया। ऐसे ही एयर का परसेंटेज कम है, मान लीजिए एयर 10% एयर है, बाकी क्या 80% वाटर है, तो बोलेंगे यार 80% ह्यूमिडिटी है, यानी समझ 80% ह्यूमिडिटी में सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। आप ऑक्सीजन को लेते हो ना, आप सांस किसका, ऑक्सीजन लेते हो, एयर में से ऑक्सीजन निकल के आता है, आपकी बॉडी एयर से ऑक्सीजन को अलग करती है और ऑक्सीजन हम लेते हैं। बट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एयर कम हो जाए और वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है वो ज्यादा हो जाए, तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, तो फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर जाने लगेंगे, फिर तो हमारा बॉडी एयर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं करता है, तो हमें सांस फूलने लगेगा। अपन कहते हैं ना, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में मान लीजिए आपका कोई क्लोज्ड चैम्बर, आपका एक घर है, आपका एक रूम है, आपके रूम में कोई भी बालकनी वगैरह नहीं है, एक दरवाजा है, आपने क्या दरवाजा बंद करके कूलर रख दिया, है ना। अब कूलर चल रहा है, कूलर क्या कर रहा है, उसी रूम का जो हीट है उसी हीट को कन्वर्ट कर रहा है ठंडी हवा में, थोड़ी देर करेगा, कुछ देर किया, उसके बाद फिर
जो रूम है कूलर क्या कर रहा है, एक्चुअली कूलर क्या करता है थोड़ा सा देखो समझो। ये अपना अपना मान लो ये कूलर है, ये अपना कूलर है ना, घर में ये कूलर है, यहाँ कूलर में ये जालियां लगी हुई हैं, ये कूलर में जालियां लगी हुई है, ये आसपास एयर है, एयर आता है इस जालियों की हेल्प से। जब पंखा, जब हमारा फैन जब चलता है तो क्या करता है, बाहर से एयर को खींचता है और सामने से एयर फेंकता है ना। तो जब ये कूलर का पंखा चालू होता है तो आसपास का जो एयर है वो इस जाली से होकर कूलर के अंदर की ओर जाता है, इस जाली से होकर कूलर के अंदर की ओर जाता है। अब जाली में क्या होता है, पानी टपकता रहता है, तो वो पानी क्या, जब एयर इस जाली से जाता है तो क्या कर, ये जो पानी है उस एयर को ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद फिर वो जो एयर है, ठंडा एयर, वो हमारा इधर की ओर आता है, तो आप मस्त इंजॉय करते हो, है ना, आप इंजॉय करते हो ठंडी हवा का। बट अगर आपका चैम्बर क्लोज्ड है, आपका घर में कोई भी खिड़की वगैरह नहीं है, आपने रखा, तो ये अंदर गर्म हवा कितने, जितना थोड़ी देर तो ठंडा आपका रूम करेगा, उसके बाद वही ठंडी हवा वापस से जा रही है। अब अपन पानी का एक्स्ट्रा ठंडा तो होगा नहीं, पानी को तो आप टेम्परेचर चेंज करनी है, पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो वो अब जो ठंडा हवा निकल रहा है वही ठंडा हवा दोबारा इसके अंदर जा रहा है। फिर क्या एक्स्ट्रा ठंडा निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, वही निकलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एयर में वाटर की जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है वो इकट्ठे होने लगेंगे। तो क्या होगा, आपके कमरे में से एयर की क्वांटिटी कम होने लगेगी और वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ने लगेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कमरा का ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, जिससे थोड़ी देर बाद आपको सांस फूलने लगती है, ठंडी के बजाय और गर्मी लगने लगता है, पसीना निकलने लगता है। दैट इज द ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवापोरेशन, ये चीज रखना। विंड स्पीड, है ना, हवा की स्पीड, तो एंड इंक्रीज द विंड ऑफ स्पीड, इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। अब ये सरफेस है, ये हवा आ रहा है, सरफेस से टकरा के निकल रहा है, तो जितनी तेज हवा आके टकरा के निकलेगी उतनी तेजी से जो गैस है वो इवापोरेट होगा, दैट इज इवापोरेशन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है, ह्यूमिडिटी को कम करने से इवापोरेशन बढ़ता है, विंड स्पीड को बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है। तो ये सब चीजें यार एकदम अच्छे से याद रखना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। जब भी इवापोरेशन होता है हमारी बॉडी पे खासकर, तो हमें ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों यार, देखो याद करो, आप अपने स्कूल टाइम में, अभी तो 1.5 साल होते गए आप लोग प्लेग्राउंड में नहीं गए हो, है ना। तो जब आप प्लेग्राउंड में खेलते हो या रनिंग करते हो, रनिंग करने के बाद फिर जब आप रुकते हो, थक के रुक जाते हो रनिंग करने के बाद, तो रनिंग करने से क्या होता है, स्वेटिंग आ जाता है, हमारे बॉडी पे स्वेटिंग, पसीना आ जाता है। और जैसे आप रुकते हो तो हल्की सी हवा से आपका क्या होता है, पसीना क्या होता है, सूखने लगता है। तो पसीना आपका जो सूख रहा है, जो स्वेटिंग आपका, एक्चुअली वो बॉडी में वापस, स्वेट क्या होता है, स्वेट क्या, बॉडी से ही स्वेटिंग निकल रहा है और ठंडा होने के बाद अंदर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो क्या हो रहा है, वो इवापोरेट हो जा रहा है आपकी बॉडी से, वो इवापोरेट होके आसमान में चला जा रहा है, आसमान में, तो आपकी बॉडी सूख रही है। ऐसा नहीं कि पसीना आया, पसीना सूख गया, इसका मतलब ये मत समझना कि पसीना सूख गया इसका मतलब हमारे अंदर वापस चला गया। नहीं, पसीना क्या, गंदगी हमारी बॉडी से बाहर निकली तो वो वापस अंदर नहीं जाएगी, वो इवापोरेट, एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाएगी, वेपर बन के गुल हो जाएगी हमारी बॉडी से। और ऐसा जब होता है तब हमें एक ठंडक महसूस होता है। आप याद करना, आप प्लेग्राउंड में खूब दौड़ के एक कोने में आके खड़े हो जाओ तो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का पसीना रहता है बॉडी में, तो हल्का हल्का ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपका पसीना इवापोरेट होता रहता है, और इवापोरेट के होने की वजह से आपकी बॉडी ठंडी होने लगती है, तो आपको ठंडक महसूस होता है ना। ये तो मैंने आपको फैक्ट बताया, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है वो देखो, उसको समझाता हूँ। तो देखो यार, मान लो ये सरफेस है, ये एक सरफेस, ये आपकी बॉडी का, ये आपका बॉडी सरफेस है, इस पे क्या है, स्वेट आ गया, पसीना आ गया, तो ये लो, इस पे मैं इस तरीके से बना, ये पसीना है, ये क्या है, ये पसीना है, ये क्या है, ये हमारा एक बूंद पसीने का है। अब क्या हो रहा है, हमने दौड़ के आया, हमारी बॉडी दौड़ के आया, रुका, तो हमारी बॉडी क्या हुआ, हीट हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद हम जैसे रुकते हैं तो पसीना निकलना बंद होता है, तो उसके बाद पसीना क्या होता है, हमारी बॉडी से हीट को लेता है, जो स्वेट है हमारी बॉडी से हीट को लेता है, ठीक है, हमारी बॉडी से हीट को लेगा, और वो हीट लेते ही जो पसीना है वो इवापोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जो स्वेटिंग है, जो वाटर के जो स्वेटिंग मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेगा, तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर ले रहा है, तो
ये जो स्वेट का ये स्वेट मॉलिक्यूल है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये इवापोरेट हो गया, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो कम होगा ना, है ना। एक और एग्जांपल देते हैं, ये देखो, ये एग्जांपल याद है, ये हैंड है, ये फिगर दिख रहा है, ये हाथ है, हाथ पे एक बूंद क्या है, मान लीजिए सैनिटाइजर, अभी आपको पता है ना सैनिटाइजर, लॉकडाउन में खूब यूज कर रहे हो, सैनिटाइजर आपने एक बूंद अपने हाथ पे गिराया, आप अच्छा 90% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर है ना, या फिर अल्कोहल का एक एकदम डार्क अल्कोहल एक बूंद अगर अपनी स्किन पे गिराया, तो आप स्किन पे वो अल्कोहल की बूंद रहेगी, और क्या होगी, आपकी बॉडी से वो बूंद क्या करेगी, आपकी बॉडी से हीट लेगी, है ना, हीट इंटेक करेगी। आप क्या कर रही है, आपकी बॉडी से हीट को इंटेक कर रही है, हीट ले रही है। हीट लेने से क्या होगा, वो जो आपका बबल है वो गैस बन के क्या होने लगेगा, इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा, है ना, इवापोरेशन हो जाएगा। तो हीट इंटेक, आपकी बॉडी से हीट वो ले रहा है, तो आपकी बॉडी, ये आसपास का एरिया क्या हो रहा है, आसपास की जो हीट है वो बबल में चली गई, बबल में हीट गई तो ये इवापोरेट हो गया, तो आसपास का एरिया क्या हो गया, ठंडा हो गया, जिसकी वजह से आपको ठंडक महसूस होता है ना। हीट ड्रॉन कर रहा है, जो स्वेट है वो आसपास की एरिया से हीट ड्रॉन कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और उस एरिया में आपको ठंडक महसूस होता है। सो दिस इज द प्रोसेस, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो जब भी इवापोरेशन होता है हमारी बॉडी पे तो कूलिंग हमें महसूस होता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जहां भी स्वेट है वो स्वेटिंग के आसपास के जो हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम तो होगा, तो वहां पे हमें ठंडक महसूस होता है। ठीक है, वही चीज लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इसी को तो कहते हैं लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, यानी क्या हो रहा है, लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन हो रहा है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्व करता है यानी हीट को एब्जॉर्व करता है। हीट की ऑब्जर्व करने से लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड गैसेस स्टेट, जो लिक्विड पार्टिकल है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एब्जॉर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो लिक्विड ने हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्व किया, इसकी वजह से फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल द perspiration or sweating in our body keep the body temperature constant by taking away the extra heat from the body as the latent heat of vaporization. latent heat of vaporization हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में, क्लियर हो गया। तो क्यों इवापोरेशन जब होता है हमारी बॉडी पे तो ठंडक महसूस होता है, आई थिंक इसका लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा और आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे ये चीज। ठीक है, सो गाइस ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म, बस लेक्चर 5, 5 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। छोटे छोटे लेक्चर्स मैंने बनाए और 5 लेक्चर में ये चैप्टर हो गया खत्म। अब अपन नेक्स्ट जो मैं एक या दो लेक्चर और बनाऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर पे, जिस पे अपन इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और यार ख्याल रखो, घर के अंदर रहो क्योंकि माहौल बहुत खराब चल रहा है। घर के अंदर जितना रहोगे उतना सेफ रहोगे। मास्क का यूज़ करो, 2 गज दूरी मेंटेन रखो। दिस इज़ नॉट अ जोक, रियली मेंटेन रखो। जिस पे होता है ना, मुझे हुआ था कुछ दिन पहले कोरोना, तो मैं समझ सकता हूँ कितनी तकलीफ होती है। पापा मम्मी को समझाओ थोड़ा सा सेफ से रहें, 2-2 3-3 मास्क यूज़ करें, है ना, थोड़ा सा सेफ से रहो यार, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।